हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल सिविल एग्ज़ाम गुरु। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग प्लास्टिक एनालिसिस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं जो है आपको प्लास्टिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने वाला हूं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो करवा दिए हैं, जिससे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं। तो डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर जो है ये अप्रोक्सीमेटली लास्ट टॉपिक होगा और इसके अंदर हम लोग कुछ कोडल प्रोविज़न के क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लास्टिक डिज़ाइन। प्लास्टिक डिज़ाइन के रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो स्टेटमेंट 1 है, वन ऑफ द मेजर एजम्पशन इन द प्लास्टिक थ्योरी एंड द डिज़ाइन इज दैट द बीम इज सपोर्टेड कंटिन्यूसली laterally to prevent the failure of compression flange by the lateral buckling। तो मेजर एजम्पशन प्लास्टिक थ्योरी में और डिज़ाइन में ये है कि बीम को हम लोग कंटिन्यूसली लेटरली सपोर्ट करते हैं, जिससे कि बीम का जो है कंप्रेशन फ्लेंज के अंदर लोकल बकलिंग ना हो। तो स्टेटमेंट जो है वो सही है। IS 800 2007 हमको सजेस्ट करता है कि टोर्सनल रीस्ट्रेन अगेंस्ट लेटरल बकलिंग शुड बी प्रोवाइडेड एट ऑल द प्लास्टिक हिंज कंडीशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसमें बोला कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज एस। किसी सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है वो एस है। इफ़ द डायमीटर ऑफ सर्कल इज डबल, यदि डायमीटर को डबल कर दिया जाए, देन प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ दैट सेक्शन विल बी। तो यदि डायमीटर को आपने डबल किया है तो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हमें जो है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस सर्कुलर सेक्शन के लिए जो फॉर्मूला है S इज इक्वल टू, आप कह सकते हो कि 4r³ डिवाइडेड बाई 3 प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस फॉर सर्कुलर सेक्शन। सो प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस जो है वो रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप कह सकते हो कि प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस Z या S बोलो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ रेडियस। अब बोल रहा है कि रेडियस को या फिर डायमीटर को डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2D का होल क्यूब हो जाएगा, मतलब 8 इंटू S हो जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 8 इंटू S। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 284, ए क्रॉस सेक्शन विच कैन डेवलप प्लास्टिक मोमेंट। एक ऐसा सेक्शन है जो प्लास्टिक मोमेंट को डेवलप कर ले रहा है, बट हैज़ इनएडिक्वेट प्लास्टिक रोटेशन कैपेसिटी नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक कोलैप्स मैकेनिज्म ऑफ ए मेंबर इज नोन एज। एक ऐसा क्रॉस सेक्शन है जिसके अंदर प्लास्टिक मोमेंट तो डेवलप हो रहा है, लेकिन उसकी प्लास्टिक रोटेशन कैपेसिटी जो है वो एडिक्वेट नहीं है। ऐसे सेक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट सेक्शन। क्या बोलेंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दैट इज कॉम्पैक्ट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेस रिफर टू द मिनिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस बिलो विच नॉट मोर देन -% ऑफ यील्ड स्ट्रेस वैल्यू ऑफ ए टेस्टेड सैंपल आर एक्सपेक्टेड टू फेल। तो 5% से ज़्यादा मटेरियल जो है वो फेल नहीं होने चाहिए। तो आंसर विल बी 5%। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेप एंड दियर शेप फैक्टर इज और आर करेक्ट। इसमें से कौन सा शेप और शेप फैक्टर जो है सही है। सर्कुलर सेक्शन के लिए 2.34 गलत है, ट्रायंगुलर सेक्शन के लिए 1.5 ये भी गलत है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए 1.7 ये भी गलत है। एक्चुअली में रेक्टेंगल के लिए 1.5 होगा, ठीक है।
ट्रायंगुलर के लिए जो है वो ट्रायंगुलर के लिए 1.7 भी होता है, ट्रायंगुलर का सबसे ज़्यादा होता है 2.34 ट्रायंगुलर यदि इस तरीके से है तो, सर्कुलर का 1.7 लगभग होता है, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट, प्लास्टिक हिंज एट ए सेक्शन इज फॉर्म। किसी भी सेक्शन के ऊपर प्लास्टिक हिंज कब फॉर्म होता है? व्हेन ऑल द फाइबर ऑफ ए सेक्शन आर अंडर यील्ड स्ट्रेस। जब किसी भी सेक्शन के सभी फाइबर के अंदर स्ट्रेस डेवलप हुआ है। व्हेन ऑल द फाइबर इन द सेक्शन आर बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट। व्हेन द मोस्ट ऑफ द फाइबर इन द सेक्शन हैव रीच द प्लास्टिक स्ट्रेस एंड व्हेन ऑल द फाइबर इन द सेक्शन हैव रीच द प्लास्टिक स्ट्रेस। तो आंसर विल बी व्हेन ऑल द फाइबर ऑफ ए सेक्शन आर अंडर यील्ड स्ट्रेस। तभी जो है कह सकते हो कि उस सेक्शन के अंदर प्लास्टिक हिंज फॉर्म हो सकता है। शेप फैक्टर फॉर ए सर्कुलर सेक्शन इज, तो सर्कुलर सेक्शन के लिए शेप फैक्टर कितना हो जाएगा? 1.7। ट्रायंगुलर सेक्शन रेक्टेंगल सेक्शन के लिए 1.5। A fixed beam of a span is L subjected to the UDL throughout the span. If the plastic moment capacity of the section is MP, then total collapse load causing the plastic moment beam will be। एक फिक्स बीम है, इसका स्पान L है और इस फिक्स बीम के ऊपर UDL लोड लग रहा है थ्रू आउट द स्पान, तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? दैट विल बी 16 MP/L। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंडीशन टू बी सेटिस्फाई एंड द सॉल्यूशन दे प्रोवाइड बाय द प्लास्टिक एनालिसिस। पहला है ऑप्शन ए, ओनली इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन, ओनली इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन। दूसरा है ओनली इक्विलिब्रियम एंड प्लास्टिक कंडीशन एंड तीसरा है ऑल थ्री कंडीशन इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म एंड द प्लास्टिक। तो तीनों जो है ऑल थ्री कंडीशन आपको यूनिक वैल्यू ऑफ लोएस्ट प्लास्टिक लोड में मिलेगा। ओनली इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिज्म कंडीशन अपर बाउंड थ्योरम में एंड ओनली इक्विलिब्रियम एंड प्लास्टिक कंडीशन आपको लोअर बाउंड थ्योरम में मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोलैप्स लोड ऑफ ए प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम subjected to the uniformly loaded will be, answer will be 11.656 MP/L। In the plastic analysis, shape factor for rectangular section is, rectangular section के लिए shape factor कितना होता है? 1.5। Which of the following section will have maximum shape factor? इसमें से कौन सा सेक्शन है जिसका मैक्सिमम शेप फैक्टर होता है? आंसर आएगा ट्रायंगुलर शेप, आंसर विल बी 2.34। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर सेक्शन विच सेक्शन हैज़ मैक्सिमम प्लास्टिक मॉडुलस? इसमें से किस सेक्शन का प्लास्टिक मॉडुलस सबसे ज़्यादा होता है? तो इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी सेटिस्फाई इन इलास्टिक एनालिसिस एज वेल एज प्लास्टिक एनालिसिस? इसमें से कौन सा कंडीशन जो है वो इलास्टिक एनालिसिस के लिए और प्लास्टिक एनालिसिस दोनों के लिए सूटेबल होता है? तो आंसर विल बी इक्विलिब्रियम कंडीशन। कौन सा कंडीशन? इक्विलिब्रियम कंडीशन। नेक्स्ट है इफ़ ओनली अ स्वे मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन ए गिवन फ्रेम सिस्टम बिलो, व्हाट विल बी द प्लास्टिक मोमेंट MP डेवलप? यदि खाली स्वे मैकेनिज्म पॉसिबल है तो कितना प्लास्टिक मोमेंट इस पर डेवलप हो जाएगा? 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है यहाँ पे, 3 किलो न्यूटन का इसका 3 मीटर की डिस्टेंस है, 2 मीटर का दोनों जो है फिक्स एंड है। तो कितना मोमेंट शेयर करेगा? तो मोमेंट जो है प्लास्टिक मोमेंट डेवलप जो है विल बी इक्वल टू 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। इफ़ ओनली अ बीम मैकेनिज्म इज पॉसिबल इन ए फ्रेम गिवन बिलो, व्हाट इज द प्लास्टिक मोमेंट MP डेवलप? अब यहाँ पे सेम मैकेनिज्म दिया गया, तो यदि लोड जो है सेम है, यदि यहाँ पे 20 किलो न्यूटन, यहाँ पे भी 20, देन मोमेंट विल बी डेवलप 20 किलो न्यूटन इंटू मीटर।
रेशियो ऑफ द प्लास्टिक मोमेंट टू द यील्ड मोमेंट इज नोन एज, प्लास्टिक मोमेंट और यील्ड मोमेंट का जो रेशियो होता है उसको हम लोग बोलते हैं शेप फैक्टर। क्या बोलते हैं? शेप फैक्टर। In the plastic analysis of a structure, the segment between any two successive plastic hinge is assumed to be deformed as, प्लास्टिक किसी भी स्ट्रक्चर की हम जब प्लास्टिक एनालिसिस करते हैं तो सेगमेंट बिटवीन एनी टू सक्सेसिव प्लास्टिक हिंज इज़ एज्यूम टू बी, कोई भी दो प्लास्टिक हिंज के बीच का जो सेगमेंट पार्ट है उसको हम कैसे मानते हैं? प्लास्टिक मटेरियल मानते हैं, रिजिड मटेरियल मानते हैं, इलास्टिक मटेरियल मानते हैं, या फिर एन आई इन इलास्टिक मटेरियल मानते हैं? तो आंसर विल बी अ रिजिड मटेरियल। In the plastic method of analysis, value of yield stress of a grade of the steel shall not exceed, प्लास्टिक मोमेंट ऑफ एनालिसिस के अंदर यील्ड स्ट्रेस फॉर ए स्टील के लिए जो यील्ड स्ट्रेस है कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? तो आंसर विल बी 450 मेगा पास्कल। If the shape factor of a section is 1.5 and factor of safety is adopted beyond is 2, then the load factor will be, तो लोड फैक्टर इज इक्वल टू शेप फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है? शेप फैक्टर क्या होता है? शेप फैक्टर बराबर लोड फैक्टर इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो लोड फैक्टर विल बी फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई शेप फैक्टर। तो 1.5 मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, देन विल बी यू गॉट आंसर 3। For I-beam, shape factor is 1.12, factor of safety of a bending is 1.5. If allowable stress is increased by 20%, then wind and earthquake load, then the load factor will be, तो लोड फैक्टर आपका कितना हो जाएगा? तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? शेप फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो शेप फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दीजिए और उसका 20% निकाल लीजिए। 20% इंक्रीज़ हो जा रहा है, 20% इंक्रीज़ करेंगे तो 1.12 से आपको क्या करना पड़ेगा? इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अलेबल स्ट्रेस जो है वो कितना हो जाएगा? 1.2%। तो जैसे ही आप जो इसको क्या करेंगे कि सबसे पहले आप जो है लोड निकाल लीजिए। तो लोड फैक्टर क्या हो जाएगा? 1.12 मल्टीप्लाई 1.5 एंड डिवाइडेड बाई जो है आपको 20% इन रिड्यूस कर दीजिए, तो दैट विल बी 1.2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको जो है आंसर मिल जाएगा ऑप्शन 1.4। ठीक है ना, 1.4 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, शेप फैक्टर फॉर ए क्रॉस सेक्शन विच हैज़ लार्जेस्ट शेप फैक्टर। शेप ऑफ द क्रॉस सेक्शन, कौन सा शेप जिसका शेप फैक्टर सबसे ज़्यादा होता है? दैट विल बी रेक्टेंगुलर, आई सेक्शन, डायमंड सेक्शन या सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। तो रेक्टेंगल का होता है 1.5, आई सेक्शन का होता है 1.2, सर्कुलर सेक्शन का होता है 1.7 और डायमंड सेक्शन का होता है 2। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। शेप फैक्टर इज ए रेशियो ऑफ MP और MY एंड MP, ZE और ZP या नन ऑफ द अबव। तो प्लास्टिक मोमेंट टू यील्ड मोमेंट इसका रेशियो होता है, हम उसको बोलते हैं शेप फैक्टर। अब आइए कुछ कोडल प्रोविजन से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एज पर IS 800/2007 एबिलिटी ऑफ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम टू रिटेन इन ए प्लेस एज द मेंबर डिफ्लेक्ट अंडर द लोड ड्यूरिंग द फायर टेस्ट इज टर्म एज, कोई भी मेंबर यदि फायर टेस्ट के दौरान डिफ्लेक्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिक एबिलिटी, फ्रेगिलिटी, सर्विस एबिलिटी या रेजिस्टिबिलिटी। आंसर विल बी स्टिक एबिलिटी। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा स्टिक एबिलिटी। एज पर IS 800/2007 प्लास्टिक मेथड ऑफ एनालिसिस कैन बी यूज इन द जनरल केस if the yield stress of a grade of a steel does not exceed, तो आंसर will be 450 megapascal. Next, which of the following correct load combination for a limit state of strength as per IS 800/2007? Dead load, live load, leading live load, accompanying live load and EL is the earthquake load.
तो इसमें आपका आंसर बन जाएगा 1.2 ऑफ डेड लोड, 1.2 ऑफ लीडिंग लाइव लोड, 1.05 ऑफ एलेबल लाइव लोड और EL 0.6 ऑफ द earthquake loading. Next, as per IS 800/2007, in order to analyze a frame subjected to the gantry load, considering the sway stability of a frame, national horizontal force should be notational horizontal force should be applied. In reference to these notation horizontal force, which of the following statement is or are correct? तो यहाँ पे से कौन सा स्टेटमेंट सही है ऐसा बताना है. विच स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो हमें बताना है. तो पहला है दीज फोर्सेस आर टू बी कंबाइन विथ हॉरिजेंटल लोड एज वेल एज टेम्परेचर इफेक्ट. ये सभी फोर्स में हॉरिजेंटल फोर्स और टेम्परेचर इफेक्ट को भी कंबाइन करेंगे. नेक्स्ट, these forces account for the practical imperfection and should be taken at each level as being equal to 0.5% of factor dead load plus vertical imposed load applied that of the level. तो इन सभी फोर्सेस के अंदर प्रैक्टिकली इम्परफेक्शन देखा जाए तो इनको जो है लेते हैं 0.5% ऑफ फैक्टर डेड लोड. तो आंसर जो है दूसरा सही है स्टेटमेंट. These force should be applied on the whole structure in both orthogonal direction in the direction of it at a time, the roof and all other level or their equivalent, all of these acting simultaneously with the factored gravity load. तो दोनों स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है. तो क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा. नेक्स्ट है कि फिगर आपको दिया हुआ है कॉलम बकलिंग विच हैज़ ए रेशियो ऑफ डिज़ाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द यील्ड स्ट्रेस ऑन द वाई एक्सिस एंड नॉन डायमेंशनल सिलेंडरनेस रेशियो ऑन द एक्स एक्सिस. ऑन द बेसिस ऑफ दिस कर्व विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. अभी कर्व के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट आपको सही है बताना है. तो डायरेक्ट हम देख लेते हैं. तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि इम्परफेक्शन फैक्टर फॉर द बकलिंग क्लास A, B, C, D in order of D, C, B and A. नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू विंड लोड एनालिसिस एज पर IS 875. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है. तो पहला स्टेटमेंट है कि फॉर ए गिवन बेसिक विंड स्पीड वैल्यू ऑफ रिस्क कोफिशिएंट K1 डिक्रीज if the mean probable design life of structure in air is increase. बोल रहा है कि बेसिक विंड स्पीड डिज़ाइन में रिस्क कोफिशिएंट की वैल्यू K1 जो है वो डिक्रीज़ करता है इफ़ द मीन प्रोबेबल डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर इन ए ईयर इज़ इंक्रीज, यानी मीन प्रोबेबल डिज़ाइन बढ़ाते हो तो. नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ ए फैक्टर K2 decrease if the category of structure change from category 1 to category 4. तो K2 की वैल्यू जो है डिक्रीज़ होगा यदि हम K1 से कैटेगरी 1 से कैटेगरी 4 में जाते हैं तो. नेक्स्ट, व्हेन अपवर्ड स्लोप इज़ लेस देन 3 डिग्री देन वैल्यू ऑफ टोपोग्राफी फैक्टर K3 इज़ टेकन एज 1. तो ऑप्शन जो है सेकेंड और थर्ड सही हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है. As per IS 800, what is the permissible bearing pressure between base plate and the support below. तो permissible bearing pressure हम लोग कितना अलाउ करते हैं, that will be 0.6 of FCK. नेक्स्ट है एज पर IS 800 1984 permissible stress in axial tension. एक्सियल टेंशन के अंदर परमिजिबल स्ट्रेस इन द नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ द सेक्शन सेल नॉट एक्सीड. तो एक्सियल टेंशन के अंदर 0.6 ऑफ FY. अकॉर्डिंग टू द IS 800 1984 लेसिंग बार शुड रेजिस्ट ए ट्रांसवर्स शियर इक्वल टू डैश ऑफ द एक्सियल लोड इन द मेंबर. तो 2.5% जितना जो है वो रेजिस्ट करता है. As per IS 800, the minimum pitch of a rivet
इन ए रो इज रिकमेंडेड एज, मिनिमम पिच कितना लेते हैं 2.5 ऑफ डी। नेक्स्ट है कि इन द कैलकुलेशन इन द इक्वेशन वी जेड बराबर वी बी K1 K2 K3 एंड K4 विच इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग द डिज़ाइन विंड स्पीड वी जेड एट एनी हाइट जेड, देन द फैक्टर आर डिनोटेड बाई K1 इज। तो K1 फैक्टर क्या है? टोपोग्राफी फैक्टर है, टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर साइज फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या स्टेबिलिटी फैक्टर है। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। K1 जो है वो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 800-2007 लिमिट द विड्थ टू द थिकनेस रेशियो ऑफ एलिमेंट ऑफ ए स्टील सेक्शन, प्लेस ए चेक ऑन। विड्थ टू थिकनेस रेशियो किसी भी एलिमेंट का, उसके ऊपर क्या चेक करेंगे? बेंडिंग बकलिंग, टोर्सनल बकलिंग, फ्लेक्सुरल टोर्सनल बकलिंग या लोकल बकलिंग। तो आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज द लोकल बकलिंग। As per IS 800, the slip connection should be designed for a force of at least K time the member. Design capacity in tension, hence value of K will be। तो स्प्लाइस कनेक्शन की जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं टेंशन के लिए, तो डिज़ाइन कैपेसिटी टेंशन में कितना लेंगे? तो 0.3 टाइम ऑफ द वैल्यू ऑफ K। नेक्स्ट, As per IS 800-2007, design compressive stress of an axially loaded compression member is given by। कंप्रेसिव स्ट्रेस की जो डिज़ाइन है हम लोग किस फॉर्मूला से करते हैं? तो आंसर आपका मिल जाएगा पेरी रॉबर्टसन फॉर्मूला। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द बकलिंग क्लास फॉर ए होलो कोल्ड फॉर्म सेक्शन एज पर IS 800-2007? होलो कोल्ड फॉर्म सेक्शन के लिए बकलिंग क्लास क्या है? दैट इज बकलिंग क्लास बी। फॉर द डिज़ाइन ऑफ ए रूफ ट्रस, इफ द VZ is the design wind speed, then design wind pressure is 0.6 of VZ। ठीक है, डिज़ाइन विंड प्रेशर कितना होता है? 0.6 ऑफ VZ का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द IS 800-2007, मैक्सिमम बियरिंग प्रेशर बिटवीन प्लेट, बेस प्लेट एंड द कॉन्क्रीट बेडिंग शुड नॉट एग्जीड। तो आंसर विल बी 0.6 ऑफ FCK। किसके बीच में बियरिंग प्रेशर की बात कर रहा है? बेस प्लेट एंड द कंक्रीट बेडिंग। नेक्स्ट, IS 800 मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इफेक्टिव सिलेंडरनेस रेशियो फॉर ए टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ऑकर ड्यू टू द लोड अदर देन विंड एंड सेस्मिक लोड, दैट विल बी 180। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हमने स्टील के काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। यदि आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दिस वीडियो को आप जो है अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Thank you very much for watching. Keep watching, keep sharing.